आर्टिफिशियल सिलेक्शन मैंने पढ़ाया नहीं तो पढ़ाना है, ऐसा ही कुछ है ना। उससे पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। उसी के आगे लिख लो। कई बच्चों को लग रहा होगा ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, हमने पहले पढ़ा था एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, याद है? ये क्या है? टाइप्स। इतना लिखने के बाद 2-3 लाइन छोड़ देना है ना, कुछ ऐड करना हो तो बाद में, इसलिए। और एक के बाद 2-2 3-3 लाइन छोड़ देना, इसके बाद इसके बाद इसके
बेटा नीट वाले दिन लेट मत जाना कहीं, वो नहीं आने देंगे अंदर, फिर बाहर ही खुद पेपर बनाना के गोले बढ़ने पड़ेंगे। हमें लिख लिया, इसमें जगह इसलिए छुड़वाई है, इसमें मैंने मॉड्यूल एनसीईआरटी को मिक्स कर दिया तो काम की चीज इसमें आ गई। एग्जाम्पल वगैरह आपको ऐड करना हो तो आप बाद में कर सकते हैं ना। छात्रों की संख्या तेजी से कम होते हुए तुम्हारी क्लास में, एम्स में कहाँ चले गए? वो इतने टैलेंटेड है ना, एम्स ने पहले ही बुला लिया, बोले हम ही करा देंगे 12th भी, तुम कहीं और मत जाओ, यहीं से कर लो। एक को बुलाना भूल गया, उसको अब बुलाएंगे। उस बिल्डिंग में तो जोक चलता है, जो अचीवर चलते रहते हैं ना, बच्चे भागते हैं, बोले कहाँ गए वो एम्स में। चलो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते, पढ़े जल्दी जल्दी लिखो यार, धीरे धीरे क्या लिख रहे हो। आज आपको एंड में मास्क लगाना सिखाया जाएगा, कैसे लगाते हैं। WHO से रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्लैक मास्क लेके कोविड जाने के बाद। चलो पढ़ना स्टार्ट करते, पढ़े। ओके, एक और गायब है आज, वो घर पे जो रह गया था उस दिन, वो भी गायब है। एक भाई टाइम पे आ गया आज, ये पहले आ गया था, यही था रात को। मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ तुम्हें, ताकि ऐसा ना लगे कि बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं ना। तो वो जो पढ़ना स्टार्ट करते, पढ़े। मंडे को वैसे ही मजे आते हैं पढ़ने में ना, ठीक है। सुनो भाई, हमें यहाँ जो टॉपिक पढ़ना है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एक टॉपिक बचा हुआ है, हमें उससे पढ़ते हैं ना, ठीक है। पहली बात तो मैं याद दिला दूं, अपन पढ़ क्या रहे थे। अपन पढ़ रहे थे न्यू डार्विनिज्म, याद है। बीच में वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन आ गया, वो उसका पार्ट नहीं है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, है ना। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की अगर बात करें तो पहले तो मुझे बताओ, ये नेचुरल सिलेक्शन है या एंथ्रोपोजेनिक है? याद है ना, उसमें नेचर का कोई रोल नहीं है, बल्कि हमने लिखा था नेचर की जगह तो कौन आ गया, ह्यूमन। और कैरेक्टर भी वो होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, है ना। सब कुछ होता है डिमांड और सप्लाई का खेल, है ना। कोई डेयरी फार्म है, वहां से आपके पास रिक्वायरमेंट आई, हमें ऐसी काऊ चाहिए जो मिल्क यील्डिंग ज्यादा करे, दूध ज्यादा दे, तो आपको ब्रीडिंग करके ऐसी काऊ बनानी पड़ेगी जो मिल्क ज्यादा यील्ड करे। बताओ सही बात है, ठीक है। हो सकता है आपका कोई ब्रीडिंग सेंटर हो, डॉग ब्रीडिंग सेंटर, आपके पास डिमांड है ऐसे डॉग चाहिए मिलिट्री के अंदर जो स्निफर डॉग्स हो, सूंघने की क्षमता ज्यादा हो, तो बताओ उसके अकॉर्डिंग ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें जो कैरेक्टर होता है ह्यूमन खुद सेलेक्ट करता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना। ये भाई एग्रीकल्चर में भी होता है, मैं एनसीईआरटी के वर्ड समझा रहा हूँ। एग्रीकल्चर, आपको कोई क्रॉप चाहिए, उस क्रॉप के अंदर आप दो अलग अलग वेराइटी की प्रॉपर्टीज चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेराइटी है, उसमें पत्ते ज्यादा होते हैं, अपन गोभी की अगर बात करें, सुन रहे हो, अरे कैबेज नाम सुना है। तो एक ऐसी है जिसमें पत्ते ज्यादा होते हैं, एक ऐसी है जो टेस्टी ज्यादा होती है, दोनों को मिला दो तो आपको पत्ते भी ज्यादा मिलेंगे, टेस्ट भी ज्यादा मिलेगा ना। तो आर्टिफिशियल सेलेक्ट, ये नहीं पढ़ा रहा हूँ रे, ओ ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में पहला एनसीईआरटी में दे रखा है एग्रीकल्चर, कहाँ पे यूज है, अभी पढ़ेंगे अपन। सेकंड यूज दे रखा है हॉर्टिकल्चर, इसमें वो ग्राफ्टिंग वगैरह आते हैं, याद है। तो आपको अलग अलग कलर के फ्लावर बनाने, कुछ भी करना है तो आप उनको क्रॉस करके बना सकते हो ना। तीसरा आता है सिक्योरिटी, तो बताओ सिक्योरिटी में तो डॉग का रोल आ गया, आपको ऐसे डॉग चाहिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। लास्ट में दे रखा है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी हॉर्स, डर्बी रेस नाम सुना है। तो ऐसे हॉर्स बनाए जा सकते हैं जो फास्ट हो, स्टेमिना ज्यादा हो। तो ये सारे रोल कौन कर रहा है, ह्यूमन खुद कर रहा है। कैरेक्टर वो सेलेक्ट कर रहा है जिससे उसको फायदा हो रहा है, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाएगा। और डॉग ब्रीड ये सब तो एग्जाम्पल है ये ना। तो 1 मिनट के लिए मॉड्यूल पे आ जाओ, पे नंबर 116। आगे सभी, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है रटना नहीं है, एक बार कहानी की तरह देख लो उसमें कि किस किस में ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो चुका है। बोल्ड बोल्ड में लिखे हैं ना सारे, रटने की जरूरत नहीं, एक आइडिया होना चाहिए अपने को क्या लिखा हुआ है। विजन विजन में भी करवा रखे है ना।
अब तुम बोलोगे इसमें क्या फायदा है, शौक है अपने होना। मेन तो वो नीली वाली लाइन पढ़ लो दो। कितने कुछ सालों के अंदर ह्यूमन अगर इतनी ब्रीड बना सकता है तो नेचर ये काम हजारों सालों में नहीं कर सकता क्या? क्या बताओ, यस या नो? क्या जवाब तो रहा है? अरे कर सकता है ना। अब मेन चीज आती है, मॉड्यूल पास में रख दो, बंद मत करना, मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी पे हो। एक छोटा सा पैराग्राफ है इसका, मगर ऐसी जगह रखा हुआ है ना, अपन मिस कर जाते हैं। सीधे उस पेज पे आओ जहाँ पे होमोलॉजी एनालॉजी था, जहाँ पे एक डायग्राम में हाथ का पंजा बना हुआ था ना ऐसे। कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो याद करो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था अपन ने। मैन हैज ब्रेड, खाने वाली ब्रेड नहीं है, ब्रीड का पास्ट। पेज नंबर 131, फिगर 7.3 के पास में एकदम मिला। उसके ऊपर का पैराग्राफ मैं समझा चुका हूँ, बायोकेमिस्ट्री, जीन्स एंड प्रोटीन। जल्दी आओ भाई, कहाँ रह गए? तो लेट आया था तो पेज भी लेट ही खोलना तो है ना। पढ़ते हैं। मैन हैज ब्रेड, क्या मतलब है इसका? ब्रीडिंग का पास्ट, मतलब ऑलरेडी ब्रीडिंग डन। तो मैन हैज ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। इनका मतलब समझ में आया? Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from the other breeds. Example, dogs. Dogs की जितनी भी ब्रीड, बहुत सारी ब्रीड है। चलो एक खास बात बताओ, डॉग की ब्रीड अलग अलग, जैसे पॉमेरेनियन है, जर्मन शेपर्ड है, लेब्राडोर है, मगर इनकी स्पीशीज सेम या डिफरेंट? तो देखो आगे लिखा हुआ है ना, बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। तो यहाँ पे मतलब लिख लो, सेम ग्रुप बोले तो सेम स्पीशीज। तो डॉग की ब्रीड कोई भी हो, स्पीशीज तो सेम होगी, मतलब आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बढ़े आगे बढ़े, और वही लाइन आगे देखो, इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स? तो आंसर इज ये बताओ, ये पैराग्राफ समझ में आया? सिर्फ इसके लिए अपन पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और ये एंथ्रोपोजेनिक का एग्जाम्पल है ना। अब ये पढ़ते हैं भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट मामला है ना। मॉड्यूल बंद मत करना, मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। सुनो, ये जो टॉपिक है ना, ये इधर देखो इधर। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा स्लाइड से, एनिमेशन से समझाऊंगा ना। इसमें 3 ग्राफ याद करने में कितने। तो पहले तो राइट हैंड साइड पेज पे 117, भाई ध्यान से सुनना ही तो गलती कर दोगे। उसमें देखो 4 ग्राफ दिख रहे हैं आपको, रेड कलर के दिख रहे हैं। पढ़ना कैसे होता है, पहले लेफ्ट वाला देखो, उसको रेफरेंस मानना है। और बताओ, वहां से तीनों एरो निकलते हुए दिख रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो है राइट में, वो होता है स्टेबलाइजिंग, बीच वाला होता है डायरेक्शनल, और तीसरा होता है डिसरप्टिव। तो पहले तो उनकी शक्लें पहचान लो एक बार। अब तुम्हें दिख रहा होगा तीसरा तो बहुत ही आसान है, उसमें 2 पीक बन रहे हैं, तो बताओ उसको देखते ही पहचान लेंगे? मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, पढ़ लेंगे वो तो, अपन पहले पहचानना तो सीखो। तो तीसरे में तो डाउट ही नहीं है। अब पहले और दूसरे को कैसे पहचाने, तो देखो इसकी एक ट्रिक है। हाँ एरो तो दिख रहा है, एरो क्या पता वो मिटा दे। तो आप छत देखो, छत जो ऊपर ही ऊपर वाला है वो पतला है और छत से टच हो रहा है, और हो रहा है। और जो सेकंड वाला है थोड़ा सा मोटा है, और छत और उसके बीच में गैप है क्या? तो तरीके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो क्लियर तो होगा नहीं, तो अपने को पहचानना पड़ेगा। अब तुम लोग गैप दिया ही नहीं तो कुछ तो देंगे निशानी, ऐसे कैसे पहचानोगे ना। तो तीनों की पहचानना आना चाहिए अपने को, है ना, बोलो। अब जल्दी से एक बार तीनों के जो टाइप है वो देख लो, 116 से 117 तक जो लिखा हुआ है ना, एक बार मेन मेन हेडिंग्स देख लो उसकी, फिर मैं पढ़ाता हूँ। समझ में आए ना आए, पढ़ लेना तुम तो। पेन मत खा भाई, लोग तो मास्क लगा रहे तो पेन खा रहा है। कुछ सिखाओ उसको, क्या कर रहा है। ये मिटा रहा हूँ भाई मैं ना, ये तुमने लिख लिया ना, बस लिखना तो तुम्हें और कुछ नहीं। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना तीनों के।
सो तो नहीं जाओगे लाइट बंद करते ही? क्या बोल रहा है? मान ले थोड़ी देर के लिए। वैसे गलत है जो तू मान रहा है। अभी देख अपन पूछेंगे पढ़ने वाले बच्चों से। लगभग 450 ग्राम, 1 पाउंड इक्वल टू 450 ग्राम लगभग। 10 किलो का बच्चा थोड़ी होगा, तू ही 10-12 किलो का होगा। भाई छोटा सा टॉपिक है, एक बार ध्यान से देख लेना। इसमें क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। क्वेश्चन सिंपल आता है, मगर मेरे को लगता है अगर समझ में आ गया तो लंबे समय तक याद रहेगा। सही। पहला जो है हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला कौन है बच्चों? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सिंपल सी ट्रिक बताओ। अपने पास 3 वैल्यू होगी। एक होगी इधर की पेरीफेरल एक्सट्रीम वैल्यू, एक होगी इधर की एक्सट्रीम वैल्यू, एक होगी एवरेज वैल्यू। तो बताओ 3 वैल्यू होगी, तीनों में से कौन सेलेक्ट हो रहा है उसके आधार पर अपन बात करेंगे ना। तो यहाँ पे जो मीन वैल्यू होती है वो सेलेक्ट होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक हॉस्पिटल है, वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। जिस बच्चे का वेट जरूरत से ज्यादा है उसकी डेथ हो रही है, जिसका वेट जरूरत से कम है उसकी भी डेथ हो रही है। बताओ दोनों एक्सट्रीम की डेथ हो रही है, मगर एवरेज वेट है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो बताओ सारे बच्चे बीच में वाले ही है, तो ग्राफ ऐसे ऊंचा होता जाएगा ना। तो अपन एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, चूहा हुआ पढ़ना नहीं है तुम्हें। और ये सारी फोटो मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्म में भेज दी है, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, उससे देख लेना। कोई जरूरत लगे तो प्रिंट कराना, सुन रहे हो? मैं नोट सब में लिखवाऊंगा वैसे तो ना। तो सबसे पहले देखो अपन एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये चूहे से क्या दर्शाया है? एक्सट्रीम वैल्यू। ये व्हाइट है तो एक्सट्रीम, ये ब्लैक है तो एक्सट्रीम, ये इंटरमीडिएट। सुन रहे हो? और नीचे देखो ये पेरिफेरल वैल्यू है, मीन वैल्यू। मेन खास बात ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब जो कंडीशन है वो चेंज, तो उस देश का जो एनवायरनमेंट है वो सेम है, कुछ भी कंडीशन से चेंज नहीं हो रही, सब सेम है ना। अब देखो क्या होने वाला है, इधर और इधर की वैल्यू कम होगी, मतलब एक्सट्रीम वाले मरते जाएंगे ना। अरे यही होगा। तो एरो से दिखाने की कोशिश है क्या होगा, तो यहाँ से ग्राफ नीचा होता जाएगा ना। और ये तो बीच वाले सर्वाइव करेंगे, तो यहाँ से ग्राफ क्या होगा? ऊंचा होता जाएगा। सुन रहे हो? तो ये तो रेफरेंस वाला ग्राफ हो गया। अब अपन इसको कंपेयर करेंगे ना। स्टार्टिंग में तो यही है बिफोर सिलेक्शन। अब चूहों पे नजर रखना। पेरीफेरी वाले देखो चूहे गायब, या तो गए, मर गए वो तो। उसके पास वाले भी गए, बताओ ये बच गया। तो अब तो नया ग्राफ बनना पड़ेगा। तो देखो न्यू ग्राफ कैसा होगा, तो जो नया ग्राफ होगा उसके कंपैरिजन में ऐसा हो जाएगा ना। ये तो पीक कैसा हो गया? हायर एंड नैरोअर। बताओ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन समझ में आ रहा है? नीट में नहीं इंतजार कर रहे हो बोले ग्राफ ऐसे चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा, तो रटना पड़ेगा अपने को लाल वाला। ये याद रखिएगा ना। इसका एग्जांपल देखो बॉडी वेट वाला। जो 10 है, 5.5 और 7.3 है। बताओ 5.5 और 10 क्या है? ये पेरीफेरी, पेरीफेरल। बताओ बीच वाला एवरेज वैल्यू है। पाउंड में है तो स्टडी हो सकता है इंग्लैंड वगैरह कहीं पे हुई हो, बाहर हुई हो ना। तो इसमें ये था जो बहुत ज्यादा वेट वाले थे उनकी डेथ हो रही थी, मे बी ओबेसिटी। ओबेसिटी, ओबेसिटी समझते हो? ऐसा कब होता है? जब फीमेल को डायबिटीज होता है ना, तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हो पाए, इसलिए डेथ हो गई है ना। बहुत ही कम वेट अगर है तो माल न्यूट्रिशन नाम सुना है, उससे मर सकता है। एवरेज है तो सरवाइव करेगा। तो ये सिंपल साइज में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। नीट में जो क्वेश्चन आता है ना, आंसर टिक है पहले से, हमें लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पढ़ो कि कैसी लैंग्वेज आती है। मैं पढ़ देता हूँ, क्या पढ़ेगा तू? इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5। तो बताओ 2 to 5 क्या हो गई? पेरीफेरल। ये तो एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। अब 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3। बताओ एवरेज वाले क्या कर रहे हैं? सर्वाइव। तो नाम से ही पता लग रहा है क्या होने वाला है, फिर भी कंफर्म करो। 99% ऑफ द इन्फेंट्स born with weights from 2 to 2.5। बताओ लोअर लिमिट हो गई, वो 0.5 to 5 क्या हो गई? अपर। डाई, मर रहे हैं। तो आपको पता है इधर वाले मर रहे हैं, इधर वाले मर रहे हैं, ये सर्वाइव कर रहे हैं। कौन सा सिलेक्शन? सेव। अरे भाषा समझ में आई? इन क्वेश्चन की खास बात है, बड़ा पैराग्राफ आता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ लो। तो आपको समझ में आना चाहिए, बाकी होता सिंपल है एकदम, है ना। ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसमें मेन चीज देखो, एनवायरमेंट कैसा है। किसी को इंडस्ट्रियल मेलनेस याद है? एनवायरमेंट चेंजिंग था क्या? कभी पोल्यूशन था, कभी पोल्यूशन नहीं था। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। एक और बात, एक साथ दोनों सेलेक्ट हो रहे थे या कोई एक? तो पूरा की पूरा ग्राफ शिफ्ट हो रहा था, या तो व्हाइट सेलेक्ट हो रहा था या तो ब्लैक सेलेक्ट हो रहा था। सुनाई दे रहा है? डायरेक्शनल चेक करते हैं एक बार, है ना। वही चूहे आ गए फिर से कि बार बार आएंगे।
अब बताओ किधर से ग्राफ नीचे जाएगा, इधर से, ये भी हम ये अज्यूम कर रहे हैं ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है ना, तो बताओ ये सारों की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ से ग्राफ नीचे जाएगा, यहाँ से ग्राफ ऊपर जाएगा, तो देखो ऐसा कुछ होगा, ये वाली वैल्यूज कम होगी, उधर वाली वैल्यूज बढ़ेगी। अरे मीन के अलावा कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर एक बार में एक, तो अपन वो वाला अज्यूम कर रहे हैं, तो इनको कम करना है, उसको बढ़ाना है, तो बताओ अगर इसको बढ़ाना है तो ग्राफ को इधर लाना पड़ेगा ना, तो देखना अब चूहों का क्या हाल होगा, कौन से गायब होंगे बताओ, कौन सी साइड से गायब होना शुरू होंगे, वाई, हाँ लेफ्ट, अच्छा ये भी पता देखो, तो देखो व्हाइट वाले से गायब होना स्टार्ट होंगे, ये क्या हो गया, बड़े हो गए चूहे तो ये देखो व्हाइट गया, उसका पड़ोसी गया, एक और पड़ोसी गया, सबको मार दे, फिर टॉपिक गलत हो जाएगा। ये देखो ग्राफ टी शिफ्ट हो गया ना, ये तो समझ में आ रहा है, तो बिफोर सिलेक्शन या आफ्टर सिलेक्शन पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, तो काम काम की चीजें मैंने लिख दी थी अभी जो लिखवाया था मैंने ना, अरे बोलो एग्जाम्पल क्या है इसका, वो डीडीटी छोड़ देना, ये पढ़ लेना इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, तो इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्यों, क्योंकि ये खुद भी एनसीईआरटी में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म याद है क्या, तो इसको अच्छे से पढ़ना भाई, इस पे क्वेश्चन आता है ना। अब सुनो मेन बात, तो ओ भाई हो उबासी वालों, इधर देखो इधर, ये हम पढ़ रहे नेचुरल सिलेक्शन, ये तो पढ़ रहे तो पेन खाने का क्या शौक है सबको, पेन खाते रहते हो, नहीं मत खाओ, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मगर नीट ने एक बार पता क्या किया, नीट ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन को इसमें फिट कर दिया, यानी क्वेश्चन में आर्टिफिशियल सिलेक्शन पूछा और आंसर इनमें से कुछ दे रखा था, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, ऐसे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दिमाग लगाना, लगाओगे, क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा दे रखा है, आपने एक ऐसी काऊ बनाई जो ज्यादा दूध देती है, बस, कौन सा सिलेक्शन, आर्टिफिशियल नहीं, ऑप्शन में है स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल या डिसरप्टिव, डायरेक्शनल, ये बताओ दिमाग लगा सकते हो, मैं बताऊं कैसे लगा दिमाग, आपने ब्रीडिंग करवाई, आपको काऊ जो मिली होगी तीन में से भी कोई भी मिल सकती है, कम दूध देने वाली मिली होगी, इंटरमीडिएट में मिली होगी और ज्यादा भी मिली होगी, आपने कौन सी सेलेक्ट की, ज्यादा, तो बताओ एक दिशा में जा रहे हो, कौन सा सिलेक्शन हुआ, डायरेक्शनल। अब क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आ गया तो हम कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप डॉग की ब्रीडिंग करवा रहे हो, आपने ऐसा डॉग सेलेक्ट किया जो साइज में इतना छोटा है, पर्स में फिट हो जाता है, चूहा हुआ करके नाम होता है, चूहा हुआ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो समझ जाना कौन सी टाइप का सिलेक्शन है, डायरेक्शनल। बड़ा डॉग सेलेक्ट नहीं किया, इंटरमीडिएट सेलेक्ट नहीं किया, स्मॉल सेलेक्ट किया, सुन रहे हो, और जरूरी थोड़ी हमेशा हम डायरेक्शनली पूछे, अगर आपसे मीन को सेलेक्ट करवा दे तो स्टेबलाइजिंग, दोनों को सेलेक्ट करवा दे, बीच वाले को उड़ा दे तो तीसरा वाला डिसरप्टिव, तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने आप सॉल्व नहीं होगा। और ऐसे जो भी टफ क्वेश्चन होंगे मैं सेक्शन ए में दूंगा आपको, पहले ही कह रहा हूँ, है ना, हरी बात, सेक्शन बी में सिंपल मिलेगा आपको, छोड़ो जो छोड़ना है, नहीं यार जरूरी अपन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसा, तुम अच्छे क्वेश्चन तो छोड़ देते हो सारे, देखा है मैंने ना, तो डिसरप्टिव आते हैं, ये सबसे आसान है, इसमें पता है क्या होता है, दोनों पेरीफेरी सेलेक्ट होती है, एवरेज वाले गए, ये देखो चूहे फिर आ गए, बताओ इस बार कौन जाएंगे, ये सब जाएंगे, वो बच जाएंगे सिर्फ, है ना, तो एरो देखना, एरो, ये बीच वाला गया पीछे चले गए, सॉरी, ये देखो गया, ये बताओ कम हो गए, ये दोनों ज्यादा हो गए, तो बताओ कितने पीक बनाने पड़ेंगे, ऑब्वियस बात है, तो है ना, तो बिफोर सिलेक्शन ऐसा था, अब चूहे देखो भाई, देखो ये बीच वाला गया, फिर उसके पड़ोसी भी गए, बताओ एक्सट्रीम बच गए, तो देखो आफ्टर सिलेक्शन ग्राफ कैसा हो गया, ये दो पीक बन गए, तो बने, टू पीक्स आर फॉर्म, सिंपल। इसका जो एग्जाम्पल अपने सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत इकोलॉजी में हम पढ़ता है, तो है ना, मोलस्का का नाम सुना है, आर्थ्रोपोडा का नाम सुना है, ये जो लिम्पेट्स होते हैं ना, ये मोलस्का होते हैं, स्नेल होते हैं एक्वाटिक, और वो जो है ना बार्निकल, वो आर्थ्रोपोडा होता है, वो आप पढ़ोगे इकोलॉजी में ना, तो ऐसे मानो जो स्नेल है ना, पानी में रहते हैं ना, तीन प्रकार के शेल हैं इनके, तीन कलर के, कुछ के कैसे व्हाइट, कुछ के इंटरमीडिएट, कुछ के ब्लैक, तीनों बैठ के बातें कर रहे थे, एकदम से आ गया प्रेडेटर, कौन आ गया, प्रेडेटर के आते इनको बचना है, तो ये जो व्हाइट वाला था ना, ये बार्निकल के साथ जाके छुप गया, अब तुम बोलोगे बार्निकल को क्यों नहीं खा रहा प्रेडेटर, उसका नहीं है प्रेडेटर, है ना, पहला छुप गया, ये वाला चुपचाप निकला साइड से, और ये चट्टाने होती है ना स्टोन, उनके पीछे जाके छुप गया, छुप गया, ये बीच वाला सोच रहा है मैं क्या करूं, तो प्रेडेटर बोला हो साइड में, है ना, खा गया इसको, तो बताओ ये वाले मरते जा रहे हैं, तो ये मरते जा रहे हैं, बचते जा रहे हैं ना, ठीक है, सुबह भी ऐसा ही हुआ था, ये स्लाइड कंप्लीट होते गया था, तो मुझे तो ये डिसरप्टिव तक की कहानी समझ में आई, इतना ही था शो, मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, फिर एक बार दोबारा से देख लो ग्राफ, है ना।
बातें नहीं बेटा, वो एनसीईआरटी वाला चार्ट देख लो। हाँ हाँ यार, ये सुबह भी हुआ था यार। एक बार उस जगह को खाली कर, उस जगह से हट जाओ बच्चों, पीछे शिफ्ट हो जाओ थोड़ी देर, मैं बोल देता हूँ उनसे भी। अरे चुप हो जाओ रे। वो ग्राफ देखो जल्दी से, मैं बनवाऊंगा भी। और एक सलाह दूं, एनसीईआरटी के ऐसे जो ग्राफ है ना, उनको कॉपी में मत बनाया करो। बनाते टाइम जरा सी भी गलती की, क्वेश्चन गया तुम्हारा। तो ऐसी चीजों को छेड़ा ही मत करो, ग्राफ जैसी चीजों का ना। चलो बच्चों पढ़े नेक्स्ट। कुछ ऐड करना चाहो तो अपने हिसाब से कर लेना, एग्जाम्पल वगैरह। मैंने सिर्फ वो लिखवाया जो बहुत जरूरी है। बेटा थोड़ी देर के लिए उस जगह को खाली कर दो, मैं ही बोल देता हूँ उनसे, क्योंकि बीच में भी आएंगे तो अभी तो क्या ही करेंगे। बेटा थोड़ी देर के लिए उसको खाली कर दो, चलो पढ़ना स्टार्ट। अब चुप हो जाओ भाई। इस चैप्टर के टोटल याद करो 4 चैप्टर, तो उसमें से गिर रहा है। टोटल जो ओरिजिन एवोल्यूशन था उसके 4 चैप्टर, इधर देख लो, मैं बाहर निकाल दूंगा अभी। टोटल इसके 4 चैप्टर थे। तीसरे वाले का मेन पार्ट हो चुका है। 3 ऐसे टॉपिक है छोटे छोटे, जो मैं समरी की फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई सुन रहा है मेरी बात? जब रिवाइज करो उन चीजों को तभी पढ़ना जब एक्स्ट्रा टाइम हो, नहीं तो उनकी हेडिंग और सब हेडिंग बहुत है आपके लिए ना। तो मैं समरी लिख रहा हूँ, एक बार जल्दी से लिख लीजिए जिसको भी लिखना है। क्या तकलीफ है, वही समझ में कम आता है क्या? मैंने कह दिया चुप रहो तो चुप रहो। भाई इनको एडजस्ट करो इधर उधर कहीं। जो नहा के नहीं आया वो आ सकता है। बातें नीचे। इस टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई ना। बाकियों का टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो, ठंडा। बाकियों का कम कर दो टेम्परेचर, ठंडा कर दो थोड़ा ठंडा। भाई चश्मे वाले भाई साहब, मान जाओ यार। जो भी यार, मुझे समझ में नहीं आता इतनी दूर से पेन मांग रहे हो या बातें कर। प्लीज सीधे बैठे। भाई देखो, ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उसके टाइप्स है ना। तुम्हारे लिए खुशखबरी, ये डिटेल याद नहीं करना है, बस एक बार समझ लो पूरा। फिर जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तुम अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन कहाँ से उठता है। एक बार समझना है बस हमने ना। और आज तक जब भी क्वेश्चन आया हेडिंग से आया, हेडिंग और ये इसकी समरी।
ये वाइटनर कौन तैयार कर रहा है? हाँ, इसी का बी टाइप। कुछ कह रहे हो? हट जाऊं मैं? ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाऊं मैं? भाई गलती से कभी F1 जनरेशन F2 जनरेशन सुना है? जब भी अलग अलग कोई स्पीशीज की मीटिंग करवाते हैं, जो पहली जनरेशन होती है वो F1, उसके बाद बनी तो F2। प्लांट्स में वर्ड आता है, या पढ़ोगे कहीं तो? भाई मुझे थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा ना, तो नहीं लिखना तो बैठ के पढ़ाई करो। पहला टॉपिक ये है, दूसरा इधर है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, अभी से याद कर लो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले कि स्पीसीएशन यानी स्पीशीज बनानी है या इवोल्यूशन करवाना है, सुन रहे हो, तो कंपटीशन को अपन लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि कंपटीशन जो है वो अच्छी बात है, उससे स्पीशीज बन रही थी, अपन ने पढ़ा था इंटर स्पेसिफिक, याद है? मगर स्पीशीज बनाने के लिए कंपटीशन हो ये जरूरी नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। कोई सुन रहा है मेरी बात? तो स्पीशीज बनाने के लिए और इवोल्यूशन के लिए अपन प्रायोरिटी इनको देंगे, पहला कौन, दूसरा। और अगर आप भूल गए हो तो वेरिएशन के 5 तरीके बताए थे मैंने। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक। तो आज की क्लास में या जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कंपटीशन की प्रायोरिटी कम होती होगी, हम क्वेश्चन पॉइंट भी नहीं मानेंगे ना, ठीक है? अब ये स्पीसिएशन की भाई बहुत सारी चीजें हैं, मैं समरी लिख रहा हूँ शॉर्ट में एकदम ना।
भाई घबराओ मत, ये तो सारा रटना नहीं है आपको। कभी कभी इनकी जो हेडिंग्स है ना बच्चों, उस पर क्वेश्चन आया था, तो हमने मॉड्यूल से इसको हटाया नहीं है। एक बार समझ लो, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता लग जाएगा कहाँ से आता है ना। और एक क्रॉस और राइट का मतलब समझ लो ये क्या है। इसका मतलब है ये तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये एग्जिस्ट होना बंद, अब सिर्फ ये मिलेगा। अबे लिख लिया तो पढ़े। वैसे तो मैंने इसका पीडीएफ भेज दिया आपको, उसमें समरी है पूरी। और किसी का अगर पढ़ने का मन करे तो ऐसी टर्मिनोलॉजी याद करना जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि याद है एक दिन नाम आया था एलोपेट्रिक, तो ऐसी चीजें फिर भी पढ़ लेना। इधर हॉर्स आ गया, याद है मैंने एक्सक्यूज मी, मैरी प्लीज रिक्वेस्ट। भाई टेस्ट इस बार सैटरडे को है, कहीं तुम सोच रहे हो सैटरडे को पढ़ लेंगे संडे को टेस्ट दे देंगे ना। सुबह और कहाँ पे? ऑब्वियसली ये तो खाली के सुबह पढ़ लेंगे 7:30 बजे। पता तो है ना कहाँ है? मुझे नहीं पता, यही कहना है। 11th में वही होता था हमेशा। ओ भाई देख लेना नोटिस बोर्ड पे कहाँ पे है कब है, पता लगा दूसरी बिल्डिंग में बैठे हो जाके। ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं बहाने के लिए, वो अलग बात है। चलो भाई ये पढ़ना स्टार्ट, सामने देखिए सभी लोग, सुने। इसमें किसी में भी अगर डायग्राम की जरूरत होगी ना तो मैं आपको पीडीएफ पहले ही भेज चुका हूँ, वहां से डायग्राम देख सकते हैं आप। इज इट ऑल राइट? भाई समझने में ध्यान लगाओ, वो मैं नहीं मिटाऊंगा पक्का, ये यहीं रहेगा। इस लाइन के इधर का लिख लिया? नहीं लिखा? नहीं लिखा तो फिर लिखो ही मत, नहीं लिख पाओगे, रुक जाओ फिर, रुक जाओ, है ना। हाँ बेटा बता, 1 पाउंड और किलो में रिलेशन। वेरी गुड। एंड 1 किलो इक्वल टू कितने ग्राम? गुड यार। 1 किलो इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड? 1/2। चल इधर देख, पढ़ते हैं ना। ऐसे ही मजाक कर रहा था, सुनो भाई, बोलो मैं। देखो भाई जो सामान्य नागरिक होते हैं उनको इन टॉपिक में बहुत दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि ढंग से पढ़ाते नहीं हम, मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम है अपने पास, है ना। सुनाई दे रहा है? ओके। पहला होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसका मतलब दो जो मेंबर है उनको आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करने देना। बताओ ये तो आइसोलेशन हुआ। ध्यान से सुनना भाई। पहला इसका जो वो है, मतलब होता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंटरब्रीडिंग है। अब इसके दो यूज है। पहला यूज पढ़ो जोर से। इट मेंटेन्स कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पीशीज। पहले मैं ये समझा आपको, है ना। बच्चों देखो भाई, दो स्पीशीज है, ये स्पीशीज 1, ये है स्पीशीज 2। नेचर कभी भी इन दोनों को आपस में ब्रीडिंग नहीं करने देता। तो अगर ये ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो बताओ कैरेक्टर मेंटेन रहेंगे? कभी भी मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। अब तुम बोलोगे कैसे रोकता है नेचर? ऐसे रोकता है, ये मैं पढ़ाऊंगा भी, है ना। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट याद रखना, स्पीशीज के कैरेक्टर को मेंटेन करता है, उनको आपस में ब्रीडिंग करने नहीं देता है। बोलो। और कैरेक्टर तभी मिक्स होते हैं जब उनमें ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग होगी नहीं तो कैरेक्टर की मिक्सिंग होगी नहीं। कुछ आना तो बोलो। पक्का? तो पहला हो गया, इट मेंटेन्स कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पीशीज, तो अपन इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मगर चुपचाप ये सेकंड पॉइंट भी दे रखा है,
अब इस सेकंड पॉइंट को समझने के लिए अपने को कुछ एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। किसी को वो याद है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट याद है, बॉटलनेक याद है? बताओ, उसमें एक ही पॉपुलेशन से अलग अलग स्पीशीज बन रही थी, तो इसी से तो हो रहा था। क्योंकि याद करो, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, तो आइसोलेटेड याद है। और सुनो पढ़ने वाले बच्चे, याद करो नियो डार्विनिज्म का 6 पॉइंट क्या था? आइसोलेशन। क्या था? वही तो पढ़ रहे हैं अपन, आइसोलेशन, है ना? सुनाई दे रहा है? तो इससे नई स्पीशीज कैसे बनती है वो चेक करते हैं। ये देखो, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू। देखो भाई, ऐसे मान लो एक स्पीशीज है, उसकी एक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, उसमें 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? एक ही स्पीशीज की सारे एक जैसे हैं। हमने क्या किया, इनमें से 50 को अलग कर दिया। तो यहाँ से 50 छोड़ दिया अपन ने, 50 को अलग कर दिया, और अलग करके उनको आइसोलेट कर दिया। क्या कर दिया? बीच में समुद्र आ गया, बीच में नदी आ गई, मतलब एक दूसरे से अलग हो गए ना। तो बताओ, अभी तक एक ही स्पीशीज है, हमने अलग अलग करके आइसोलेट कर दिया। अब अगर ये हमेशा के लिए आइसोलेट हो गए तो पता क्या होगा? इनके म्यूटेशन अलग, इनके क्रॉसिंग ओवर अलग, इनके म्यूटेशन अलग, इनके क्रॉसिंग ओवर अलग। तो बताओ, धीरे धीरे नए नए कैरेक्टर डेवलप होंगे, और कई सदियों बाद अगर आप इनको देखोगे तो दोनों अलग अलग स्पीशीज बन जाएगी। तो ये हो गई स्पीशीज 1, ये क्या हो गई? स्पीशीज 2। ये बताओ, ये बात समझ में आई क्या? हमेशा नहीं होता ऐसा, मगर हो सकता है, क्योंकि आपने उनको अलग कर दिया, अलग करने से नई स्पीशीज। कुछ तो बोलो। ये अपन ने पढ़ा था, फाउंडर इफेक्ट, है ना? तो सेकंड पॉइंट पे अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये अपन पढ़ चुके हैं। अपन फर्स्ट पॉइंट, तुम मत फाड़ देना ऐसे पेज, अपन फर्स्ट पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना। हम ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि नेचर कैसे रोकता है स्पीशीज जो मेंबर है अलग अलग, उनको आपस में ब्रीडिंग करने से। ये टॉपिक एक तो थोड़ा सिंसियरली पढ़ना, समझदार नागरिक की तरह, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते थे अपन, याद है? हंसी मजाक के नीचे मेरे को ना, ठीक है? प्री जाइगोटिक, पोस्ट जाइगोटिक। नेचर या तो जाइगोट बनने ही नहीं देता, बताओ, पहले ही रोक देता है। और ह्यूमन ने अपनी हरकतों से अगर जाइगोट बना दिया तो नेचर बोलता है रुक जाओ, मैं बताता हूँ भाई ना, ठीक है? तो यहाँ शुरू करते हैं अपन पहले। पहला तरीका इकोलॉजिकल, दोनों के हैबिटेट ही अलग कर दो। अब हैबिटेट ही अलग हो गए, कभी मिल ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिश का नाम सुना है? कुछ फ्रेश वाटर में डाल दो, कुछ मैराइन वाटर में डाल दो, तो उनमें आपस में मीटिंग पॉसिबल नहीं है। सही बात है? क्या हो गया? सेकंड, टेम्पोरल, ब्रीडिंग सीजन अलग कर दो। देखो, ह्यूमन में तो ब्रीडिंग सीजन ऑलवेज होता है, मगर बाकी स्पीशीज में ऐसा नहीं होता। कोई ऐसी स्पीशीज हो सकती है जिसमें ब्रीडिंग सीजन जनवरी फरवरी में हो, किसी दूसरी स्पीशीज में हो सकता है मई जून में हो, तो ब्रीडिंग सीजन अलग है, मीटिंग पॉसिबल नहीं है। तो बताओ, नेचर ने रोक दिया। दो तरीके। ये रटने मत लग जाना, समझ लेना बस एक बार, है ना? क्वेश्चन नहीं आता इस पे। नेक्स्ट कौन है? एक दिन मैंने सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी बताई थी। मैंने बताया था जो मेल होता है फीमेल को अट्रैक्ट करता है, याद है? तो जो मेल अट्रैक्ट कर रहा है ना, डांस कर रहा है, गाने गा रहा है, कुछ भी है, उससे क्या होगा? उसी स्पीशीज की जो फीमेल है वो अट्रैक्ट होगी, किसी दूसरी स्पीशीज की फीमेल अट्रैक्ट, क्योंकि इसके दिमाग में इंफॉर्मेशन ही फीड नहीं है, तो आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, मीटिंग नहीं होगी ना। ये कौन सा हो गया भाई? बिहेवियरल। मैं पूछूंगा भी किसी भी रैंडम, मजाक मत समझना इसको, है ना? पी ले तू पानी, पी ले, तेरे से पूछूंगा। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल। ये होता है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है। अब याद करो ह्यूमन का भी एग्जाम्पल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जेनाइटल ऑर्गन एक दूसरे के लिए कंपेटेबल। याद करो, जो पेनिस होता है वेजाइना में इंसर्ट होता है, बताओ, तभी तो सीमन जाता है। तो ऐसे स्पीशीज है जिनके जेनाइटल ऑर्गन एक दूसरे में फिट ही नहीं होंगे, कंपेटेबल ही नहीं होंगे, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। क्या कहलाएगा? लास्ट आता है गैमेटिक। दिमाग लगाओ, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, डिटेल नहीं बताया था। जब स्पर्म और ओवम बिल्कुल फ्यूज होने वाले होते हैं, तो याद करो फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन, अरे बोला था, लॉक एन की मैकेनिज्म है ना। तो नहीं भी याद है तो मेन चीज सुनो। ये बताओ, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी तो होता है, और एक ट्रिक होती है, जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी वालों में होता है। कहाँ होता है? अब आप सोचो, पानी में गैमेट है, गैमेट तो किसी के भी हो सकते हैं, अलग अलग स्पीशीज के भी हो सकते हैं। बताओ, बहते बहते पास तो आ ही सकते हैं, फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सरफेस पे ऐसे केमिकल है जो लॉक इन की होते हैं। तो सेम स्पीशीज के गैमेट है तभी वो फिट होगा, नहीं तो फिट नहीं होगा। तो नेचर के तरीके हैं इसको रोकने के, सुन रहे हो? तो बताओ, ये सब जायगोट बनने से पहले या बाद? क्या कहलाएगा? अपोज जायगोटिक। नेचर में तो आपस में ब्रीड करेंगे नहीं, ह्यूमन करवा रहा है, क्यों? उसको जरूरत है, म्यूल बनाना है उसको, ऐसे ऐसे बनाना है। तो पहला तरीका, नेचर के तरीके देखो ना। जब भी ह्यूमन इनको मेट करवाएगा, पता है क्या होगा? जो बच्चा होगा या तो मर जाएगा या मरा हुआ पैदा होगा, उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी। सुनाई दे रहा है? तो जो क्रॉस बना वो हाइब्रिड है, वो बच ही नहीं पाएगा, मर जाएगा। ह्यूमन समझ ही नहीं पा रहा क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? दूसरा, अगर रिसर्च कर करके बचा लिया तो ज्यादातर केस में वो स्टेराइल होगा। क्या होगा? फर्टिलिटी नहीं होगी इसमें। जैसे कि म्यूल, इसमें दिक्कत पता है क्या है? म्यूल से म्यूल नहीं बना सकते आप। जब भी म्यूल बनाना है उसके पेरेंट को ही क्रॉस कराना पड़ेगा। सुन रहे हो? ऐसा कर दिया। एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे वो लायन और टाइगर वाले जो क्रॉस होते हैं ना, वो
फर्टाइल, उनमें भी अलग अलग नाम है, मेल किसका है फीमेल किसका। वो फर्टाइल हो सकते हैं, अच्छा हाँ, वो फर्टाइल हो सकते हैं मगर वो आपस में जनरली नॉर्मली मेट नहीं करते, वो छोड़ो। तीसरा पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। प्लांट्स में ऐसा बहुत होता है, आपने दोनों का एक एक स्पीशीज लिया, एक एक कैरेक्टर पसंद आया, उनका क्रॉस करवाया, फर्स्ट जनरेशन क्या कहलाएगी, F1 क्या कहलाएगी। वहां तक सब सही है, जैसे ही सेकंड जनरेशन बनाई खत्म कहानी है ना। तो सेकंड जनरेशन बनाई, बनाते ही पता है क्या हुआ? उसकी स्ट्रेंथ कम, फर्टिलिटी भी कम। अरे सुन रहे हो, कई लोग इसको अपने फायदे के लिए भी यूज करते हैं। अब मार्केट से सीड खरीद के लाए, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के ना, उससे आपने पूरी खेती की, उस खेती से जो सीड आएंगे वो किसी काम के नहीं होंगे ना। अरे सुन रहे हो, नहीं तो बिजनेस बन जाएगा कई लोग, है ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे तो एक बार कर लो खेती, उसके बीज से बेचे जाओ करोड़पति बन जाओ, नहीं, एक बार खेती की, जो बीज आया वो किसी काम के नहीं है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, हाइब्रिड ब्रेक डाउन। मतलब फर्स्ट जनरेशन तक सही है, उसके बाद वाली खत्म कहानी है ना। बोलो, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, फिट होता है पता नहीं है ना। भाई आवाज है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा काम का टॉपिक है ना, पूछू मैं। सो मत यार, एक तो देखो मंडे को तुम वैसे ही नहीं पढ़ते हो है ना, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा जवाब दोगे नहीं, कोई फायदा है नहीं है ना। पढ़ाओ मैं, जो ही बातें करेंगे यहाँ बिठा दो है ना। इधर देखो, नेक्स्ट वर्ड इज स्पीसिएशन। व्हाट इज स्पीसिएशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, स्पीसिएशन के लिए कंपटीशन को प्रायोरिटी ज्यादा है या कम? क्योंकि भाई कंपटीशन क्यों होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बिना कंपटीशन के भी स्पीशीज बन सकती है। तो स्पीशीज बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कौन, और वेरिएशन तो बहुत ही जरूरी है, आइसोलेशन भी बहुत जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, स्पीसिएशन पढ़ेंगे। पढ़े, तो मुझे जवाब चाहिए लगातार, चुप कोई नहीं बैठेगा, कोई चुप बैठा और मैं पूछूंगा तेरे से, है ना, ठीक है। पहला है डाइवर्जेंट। इसमें देखो क्या होता है, एक स्पीशीज थी ए, उसे बी स्पीशीज बनी और सी स्पीशीज बनी। खास बात है, ये भी सर्वाइव कर रही है, ये भी सर्वाइव कर रही है, ये भी सर्वाइव। किसी को वो याद है, ब्रांचिंग डिसेंट, ये वही तो है। तो एक पॉइंट से अलग अलग स्पीशीज निकल रही है ना, तो इसीलिए देखो इसका नाम क्या है, डाइवर्ज है, सिंपल। एग्जाम्पल इसका वही डार्विन फिंच। सीड ईटिंग भी मिल जाएगी आपको, फ्रूट वाली भी मिल जाएगी, इंसेक्टिवोरस भी मिल जाएगी। बोलो। सेकंड देखो, ये इसमें ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म समझते हो, तुम किसी और में ट्रांसफॉर्म हो गए तो पुराना वाला तुम थोड़ी मिलोगे ना, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म हो गया, ये नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है हॉर्स, याद है, एक्सक्यूज मी मैरी प्लीज। आज के टाइम में क्या मिलता है, वो शुरुआत वाला ईओ पस थोड़ी मिलता है ना। ये बताओ ट्रांसफॉर्म हो गया ना। अब इसके टाइप देख लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। अगर ये धीरे धीरे हुआ, आराम आराम से, ग्रेजुअली, तो फाइलेक्टिक क्या नाम है, तो इसका एग्जांपल हॉर्स है। ये बताओ ऐसा थोड़ी हुआ रातों रात इक्वस बन गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना, समझ लो। ये वाला क्वांटम मतलब फास्ट, ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, इतना फास्ट स्पीसीएशन जनरली होता नहीं है। एक भाई साहब ने समझाया था इसको, याद है, हाँ बोल बोल। ह्यूगो डेवरिस सॉल्टेशन, याद है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तुम में से कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे, रेस्पॉन्स से पता लग जाता है, एक पढ़ रहा है पीछे बैठा है जो है ना। तो याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्म ये पढ़ते हैं भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करो एक बार, मैं डायग्राम से समझाऊंगा। एलोपेट्रिक सिम्पेट्रिक, अगर किसी से बोला जाए ना इसमें क्वेश्चन बनाओ, तो वो इसी में से बनाएगा, है ना, तो इसको पढ़ लो। चलो बच्चों बोलो, डाइवर्जेंट का पहला कौन है, नाम पढ़ो। एलो मतलब, पैट्रिक मतलब, तो डिफरेंट प्लेस है ना। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊं, इधर देखिएगा बच्चों, एक जंगल है ऐसे, ठीक है ना, एक ही स्पीशीज है, बताओ पूरी स्पीशीज सेम है, उसके सारे मेंबर्स है, ठीक है। एकदम से क्या हुआ, भयंकर भूकंप आया, रिक्टर स्केल पे 9.5, भयंकर, है ना। तो बताओ ऐसे में पूरा टूट जाएगा। तो जब ये टूटेगा, तो आप सोचो बीच में से बहुत सारे मेंबर्स का तो लॉस हो जाएगा, बताओ बहुत सारे तो मर जाएंगे, जो बच जाएंगे वो बच गए। और ये पूरा जो लैंडस्केप था, ये दो पार्ट में विभाजित हो गया, बताओ दो में डिवाइड हो गया। तो मुझे बताओ, पहले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ या पहले ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ? जोर से बोलो। तो यहाँ पे पहले ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। तो देखो, डिफरेंट प्लेस, पहले क्या हुआ, वे पहले अलग हो गए ना, अलग, और जैसे अलग हुए मिल तो सकते नहीं है, इनके गैमेट भी फ्यूज नहीं हो सकते, मान लो ऐसी सिचुएशन, ये अलग ये अलग। और आपको पता है अगर हजारों सालों तक ऐसे रह गए, तो नई नई स्पीशीज बना देंगे, तो दोनों जंगल आपको अलग अलग दिखाई देंगे, ये स्पीशीज अलग, ये स्पीशीज अलग। कौन सी कैटेगरी? और एलोपैट्रिक, एलो टॉपिक क्या होता है, एलोपैट्रिक में डार्विन फिंचेस भी आती, क्योंकि याद करो सेम पॉइंट से आइलैंड्स पे फैल गई थी, याद है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन विथ। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, कोशिश करना जवाब देने की, दोगे? मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, ट्रू फॉल्स बताना। इन एलोपेट्रिक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सोचो पहले, सोचो। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अरे सही है ये। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बाद कौन है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये ट्रिक याद कर लो। जो पहले नाम आता है ना, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज फॉलोड बाय, मतलब उसके पीछे कौन चल रहा है? रिप्रोडक्टिव। तो पहले ज्योग्राफिकल आया, फिर रिप्रोडक्टिव आया। ये बात सुनाई दे रही है? ये दो वर्ड भाई कैसे भी करके समझाओ खुद को, फॉलोड बाय एंड प्रिसीडेड बाय। सुन रहे हो? ऐसे क्वेश्चन। एक बात बताओ, आज मैंने आंसर की भेजी, चेक किया? कितने बच्चों चेक ही नहीं किया? किया, सॉल्व भी नहीं किया होगा तुमने तो। कितने बच्चों का वो डायनासोर वाला सही हुआ है गलत हुआ? कब वो डोमिनेंट थे? किया ही नहीं करना। चलो इधर देखो, इधर भाई कर लो क्विज, हम तुम्हारे लिए बना बना के भेज रहे हैं, तुम देख ही नहीं रहे। पढ़े आगे बढ़े। कईयों को पता भी नहीं होगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था बता। देखा ही नहीं खोल के। चलो आगे बढ़ते, बढ़े क्या? ओके, इधर देखिए इधर। चलो भाई, वो तुम्हारे लिए कभी जरूरत महसूस हो तो कर लेना ना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, सिम्पैट्रिक। भाई ये समझने की चीज है, सिम्पैट्रिक में पढ़ाओ। सिम का मतलब, पैट्रिक मतलब सेम प्लेस, है ना। अब डाउट ये आता है, सर सेम प्लेस पे रह गया, ऐसा क्या हो गया कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया? तो उसका जवाब है, देखो, है ना। पहले तो मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? चलो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ही समझाता हूँ, सुबह से टाइम वेस्ट ही हो रहा है। एक बार रुक जाओ। मान लो कोई भी है ना, कोई भी है मतलब ह्यूमन है, उसमें कंडीशन होती है 2n। n का मतलब हो गया सेट, जैसे 23, याद है? तो टोटल होता है 46। अब किसी भी नंबर पे एक क्रोमोसोम अगर बढ़ गया है, कम हो गया, तो 2n+1, 2n-1, एन्यूप्लॉइडी, याद है? इसमें आप पढ़ते हो ना डाउन सिंड्रोम ये सब। कभी कभी ह्यूमन में नहीं होता, प्लांट्स में ज्यादा होता है। कभी कभी पूरा सेट ही बढ़ गया, 2n की जगह क्या हो गया, 3n, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? और ये कहीं आपने सेल बायो में पढ़ा होगा, कॉलचीसिन ऐसे ऐसे करके कुछ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही केस है, देखो क्या हुआ। बच्चों देखो, फिर से वही जंगल है एक, सुन लो रे, पूरे में सेम स्पीशीज है। बताओ सेम स्पीशीज चल रही है। अब पता नहीं क्या हुआ, कोई केमिकल का रिसाव हो गया या कोई म्यूटेशन हुआ। बीच का ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर प्लॉइडी चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? तो बाकी जो पूरा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2n है, हमें नहीं पता क्या है, 2n है, यहाँ पे चेंज हो गया 3n हो गया। तो बताओ दोनों की जो गैमेट होंगे अलग टाइप के होंगे, फ्यूज ही नहीं होंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे जगह चेंज हुई क्या? मगर ये बताओ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ क्या? तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिना ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के भी हो सकता है, और वो कैटेगरी कौन सी कहलाती है? सिम्पैट्रिक। तो देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विदाउट, अब होगा पता है क्या, ये आपस में फ्यूज हो नहीं रहे गैमेट, 1000 साल बाद देखो तो पूरा जंगल एक जैसा दिखेगा, यहाँ पहुंचते ही अलग ही दिखेगा आपको, क्योंकि इनके अंदर क्या हो गया, आइसोलेशन। सुनाई दिया? तो एक क्वेश्चन पूछो, दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहली बात तो, स्पीशीज बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? आइसोलेशन और वेरिएशन, सुन रहे हो? और आइसोलेशन में भी कौन सा ज्यादा जरूरी है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, क्योंकि ज्योग्राफिकल हमेशा हो ये जरूरी। समझ में आया? सिंपल, फालतू बातें नहीं पढ़नी, काम की बात तो ये। अब आता है एक तीसरा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं भैया ना। ये डायग्राम मैंने उस पीडीएफ में दे दिया, वहां से देख लेना, है ना। थर्ड इज मिमिक्री।
मिमिक्री तो मैं आसान शब्दों में समझाऊं, टीचर्स डे पे जो बच्चे करते हैं, क्या करते हैं? मिमिक्री। तो जो मिमिक्री करता है वो कहलाता है मिमिक, और जिसकी कॉपी की जाती है वो क्या कहलाता है? मॉडल। मॉडल। अपन टीचर्स डे की बातें ना करके नेचर की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मॉडल तो पॉइजनस हो गया, जहरीला है ना, समझ गए? जल्दी से लिखो भाई, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं जानबूझ के। जब पढ़ने हो तो उस पीडीएफ से या तो मॉड्यूल से देख लो, पीडीएफ मैंने फोटो भी भेजी है ना। एक बच्चों कैमोफ्लाज और होता है, याद है? एक जैसे ये ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, कैमोफ्लाज में खुद को एनवायरनमेंट में छुपा लिया जाता है ना। और मिमिक्री में अपन किसी और को कॉपी कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, मतलब कुछ सिमिलरिटीज भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना लिख लिया हो तो बताओ। चलो एक बार समझ लो भाई, जल्दी जल्दी, इसमें टाइम लगाने लायक टॉपिक नहीं है ना। बोलो भाई। देखो भाई, सामने देखो, ब्लैक कैप वाले भाई साहब, सबसे लंबी उबासी का रिकॉर्ड बनाया था आपने थोड़ी देर पहले। हाँ, आपको खुद को ही पता नहीं है शायद। ओके, अब पढ़ना स्टार्ट। भाई तू कैसे पढ़ने वाले बच्चों के पास बैठा है, कुछ सीख उनसे। क्या कर रहा है? देख उधर, देख तेरे उधर राइट में कौन बैठा है, उधर देख। समझ रहे हो? हाँ जी, इधर देखिए। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ो बच्चों। मिमिक्री, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मिमिक्री क्यों की जाती है? खुद को बचाने के लिए, है ना? बताओ, खुद को बचा रहा है। कंसीलमेंट मतलब छुपाना, एक ही बात है। कभी कभी अटैक के लिए भी की जाती है। कभी डिस्कवरी चैनल देखना, कुछ ऑर्गेनिज्म पता है क्या करते हैं? पढ़ लिया कर, हाँ कर रहा है, सुनो मेरी बात। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म नहीं, सुनो, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के किसी पार्ट को, सुनो सुनो सुनो, अपने बॉडी के किसी पार्ट को ऐसा ढाल लिया उन्होंने कि वो दिखने में कीड़े के समान दिखता है। पूरे नहीं, अपना बॉडी पार्ट। तो होता क्या है, सामने वाला उस कीड़े को खाने आता है, वो उसको खा जाते हैं, बोले येलो, है ना? तो ऐसी ही मिमिक्री होती है, याद रखिएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आए, मिमिक्री के फायदे, खुद को छुपाने या बचाने के लिए या फिर अटैक करने के लिए, इज इट ऑल राइट? अब देखो भाई, जो कॉपी करता है वो क्या कहलाता है, और जिसकी कॉपी की जाती है वो मॉडल। सिंपल। दो टाइप पढ़ने हैं। पहला कौन है? बिटेशियन। बिटेशियन में बच्चों पता है क्या होता है? दो एनिमल होते हैं, दो एनिमल। एक जो एनिमल होता है बहुत ही पॉइजनस होता है, नॉन पैलेटेबल होता है, इतना खतरनाक होता है कोई इसको खाता नहीं है ना। तो वो यहाँ पे मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचर में इसको कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि नेचर पता क्या करता है, जो पॉइजनस एनिमल होते हैं ना उनके कलर एकदम ब्राइट बनाता है। ब्राइट ऑरेंज, फ्लोरेसेंट ग्रीन, येलो। दूर से ही चमकता है तो सामने वाला पहले ही घबरा जाता है, इससे दूर रहना है मुझे, सुन रहे हो? तो इस भाई को तो कोई खतरा ही नहीं है, ये तो पॉइजनस है, चमकीला है। खतरा तो इसको है। ये बहुत ही टेस्टी है, लोग इसको ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, बोले जन्मदिन पे यही खाएंगे, बच्चे डिमांड कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है? तो एक बात बताओ, अगर ऐसे ही इसको लोग खाते रहे, बताओ ये तो खत्म हो जाएगा। और नेचर अपनी स्पीशीज को आसानी से खत्म होने, तो नेचर इसमें इवोल्यूशन कराता है। उसे बोलता है देख तू टेस्टी तो रहेगा, मगर तू दिखने में इसके जैसा हो जा। तो ये जो है ना, ये मिमिक, वो दिखने में मॉडल के जैसा हो जाता है। तो बताओ, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? तो दिखने में दोनों के ब्राइट कलर हो गए। अब क्यों भी ये उसके जैसा दिख रहा है, तो प्रीडेटर इसको भी नहीं खाता और इसकी जान बच जाती है। बताओ फायदा किसको हुआ, मॉडल या मिमिक? मिमिक को फायदा हो गया ना। अब तुम्हारे बीच में से कुछ होते हैं साइंटिस्ट, वो मुझसे क्या पूछते हैं, सर गलती से किसी ने इसको खा लिया तो उसको पता लग जाएगा ये तो टेस्टी है, फिर वो इसको भी खा लेगा तो इसको पता लग जाएगा ये पॉइजनस है। तो ऐसी हरकतें नहीं करना। इधर देखो, अब मुलेरियन पड़ेगा भाई, इसमें थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना है ना, पड़ेगा। गुड। इधर देखो, जो मुलेरियन होता है उसमें दोनों पॉइजनस है। पहला एनिमल पॉइजनस, दूसरा एनिमल पॉइजनस, भयंकर। दोनों कोई कोई नहीं खाता, फिर भी नेचर दोनों को एक जैसा बना देता है। बताओ, दिखने में दोनों एक जैसे हो गए, फायदा? पढ़ के मत बताओ रटा रटा, सोचो। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कोई फायदा होगा? ये वाला पॉइंट मैं लास्ट में समझाऊंगा, पहले मैं ये समझाता हूँ, है ना? समझाऊं एक बार। टोटल लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स इज लेस, बॉन्डिंग इफेक्ट में समझाता हूँ, इसको ऐसे समझो भाई। पहले दोनों अलग अलग दिखते थे, ए अलग दिखता था, बी अलग दिखता था, दोनों पॉइजनस थे। अरे थे क्या? अब इनका प्रेडेटर आ गया, ये प्रेडेटर वन, ये प्रेडेटर टू। प्रेडेटर पहले तो खा के देखेगा ना, इनको ऐसी थोड़ी मानेगा। तो प्रेडेटर वन ने इसको खाया, उसको पता लगा बहुत पॉइजनस है, कभी नहीं खाऊं, बता दिया उसने सबको, है ना? बताओ कितने इंडिविजुअल का लॉस हुआ? अरे एक गया, अब वो इसको भी तो खाएगा, मानेगा थोड़ी। तो एक इसको खाया, कितने का लॉस हो गया? दो। अरे टोटल तो दो हो गए, फिर ये टू भी तो आएगा।
और ऐसे बहुत सारे प्रेडेटर दो ही थोड़ी होते हैं, ये भी एक एक को खाएगा। फाइनली लॉस कितना हुआ तो बताओ, 4 इंडिविजुअल का लॉस हो गया। और आप सोच के देखो, प्रेडेटर बहुत सारे होते हैं, ऐसे ही एक एक को टेस्ट करते रहे, पता लगा स्पीशीज खत्म हो गई ना। तो नेचर ने क्या किया, दोनों को एक जैसे बना दिया। अब दोनों अगर एक जैसे हो गए तो आप खुद समझ जाओ फायदा क्या होगा। ये तो लॉस ज्यादा या कम, ये है प्रेडेटर 1, ये है प्रेडेटर 2, सुन रहे हो, एक को खाएगा, पता लग गया एक को खाएगा, तो लॉस कितना हुआ, अरे 2 का लॉस हुआ। ये फायदा है इसका, है ना। तो दोनों एक जैसे जो दिख रहे हैं उसका ये फायदा हो सकता है पॉसिबल, ये तो सुनाई दिया। अब अपने मॉड्यूल में ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, पढ़ो। इट इंक्रीजेज अ वार्निंग इफेक्ट। वार्निंग इफेक्ट का एक्चुअल मतलब समझाता हूँ, नेचर में समझाऊं मैं। प्रेडेटर जो होते हैं ना, वो आसानी से हार नहीं मानते हैं ना। ऐसा नहीं है एक बार खाया खाना छोड़ दिया, वो 2-3 बार ट्राई करते हैं। उनको लगता है क्या पता पहली बार में गलत फहमी हो गई है ना, ठीक है, बोलो। तो जितनी बार में उनको रियलाइज होता है कि भाई ये पॉइजनस है, उसके बाद वो उसको छोड़ते हैं। तो वार्निंग इफेक्ट में फायदा क्या होगा, दोनों अगर एक जैसे दिखने लग गए तो बताओ इनके इंडिविजुअल का टोटल नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो बार बार उसको ये दिखते जाएंगे, तो प्रीडेटर जल्दी पहचान लेगा कि ये पॉइजनस है और इनसे दूर हट जाएगा ना। अरे बोलो। अब तुम बोलोगे सर ये दोनों पॉइंट तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, फिर वो तो उतनों को ही खा लेगा। तो ऐसे मान लो अगर ये सारे एक जैसे हो गए, हो सकता है 2 की जगह 3 का लॉस हो जाए, मगर टोटल से तो लॉस कम ही होगा ना। अरे बताओ भाई। तो वार्निंग इफेक्ट ये होता है, प्रीडेटर एक को खा के मानता नहीं आसानी से, वो 2-3 को ट्राई करता है, फिर वो कंफर्म हो जाता है इससे दूर रहना मेरे को, है ना। तो जितने ज्यादा इंडिविजुअल प्रीडेटर, उनकी जल्दी जल्दी कांटेक्ट में आएगा और जल्दी वो रियलाइज करेगा मैं गलती कर रहा था जीवन में ना। बोलो। सब छोड़ो, ये सब पढ़ लेना। फाइनली आप एग्जाम्पल जो है ना भाई, टेस्ट वेस्ट में कोई पूछता नहीं है जनरली आपसे, पूछेगा भी तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, याद है। एक आध क्वेश्चन में आ जाए तो आ जाए, पूरे में तो नहीं आएगा ना। देखो मॉड्यूल पे आ जाओ, इस चैप्टर को खत्म करते हैं अपन मॉड्यूल से। पेज नंबर कौन सा भाई, 11। आप आइए सबसे पहले पेज नंबर 119 पे आइए, यस। नीचे एक टर्म होगी कैमोफ्लाज, उसको अंडरलाइन कर लो। एन ऑर्गेनिज्म शोज रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग में अगर रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, एग्जाम्पल है प्रेइंग मेंटिस। इसकी फोटो मैंने आपको भेज दी है पीडीएफ में, ये एक बार AIPMT में आ गया था। कैसा होता है बताओ, टहनी समझते हो, टहनी। तो टहनी जैसा होता है, कभी पिक्चर देखी बचपन में कुंफू पांडा, उसमें वो 4 थे जो लड़ते थे, उनमें से एक प्रेइंग मेंटिस था। रहने दो, नहीं पता। अरे टहनी जैसा दिखता है, पेड़ में छुपा लेता है, कैमोफ्लाज। अगले पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क करो, और इसको अभी के अभी पढ़ेंगे अपन, पढ़ेगा। इसमें पता है क्या बता रखा है, पहले हमसे पूछा कि है ना इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट है, पहले बहुत अच्छे से समझाया, फिर एंड में लिख दिया हमें खुद को ही नहीं पता क्या है। देखो अभी, द वर्ल्ड वी सी इनएनिमेट एंड एनिमेट, मतलब नॉन लिविंग एंड लिविंग, इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। भाई इधर इवोल्यूशन में सिर्फ अपन सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, फेलियर वाली स्टोरी नहीं पढ़ते हैं। ये बताओ कब से करोड़ों सालों से चल रहा है, बिलियन सालों से, बहुत कुछ फेलियर भी होगा वो नहीं पढ़ते, सक्सेस है ना। When we describe the story of this world, we describe evolution as a process। तो भाई देखो पहला क्वेश्चन बन गया, कोई भी पूछे स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है, प्रोसेस या रिजल्ट, प्रोसेस, क्योंकि अभी प्रक्रिया चल ही रही है ना। दूसरा क्वेश्चन बिना पढ़े इधर देखो, स्टोरी ऑफ लाइफ पूछेंगे तो रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, रिजल्ट ऑफ। तो पढ़ के देखो, ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वी ट्रीट एवोल्यूशन एज अ consequence of a process called natural selection। तो 2 क्वेश्चन समझाओ मुझे, वर्ल्ड और लाइफ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मगर एंड में देखो सारा खेल बिगाड़ दिया, पढ़ो। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर whether to regard evolution and natural selection as a process or end result of unknown process। होने दो, अगर पहले तो इसने लिखा है ना तो अपन उसको मान सकते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, कहीं मन नहीं लगे तो पढ़ लेना, मैंने पीडीएफ में इसकी समरी भेजी है एग्जाम्पल के साथ, कहीं पढ़ना हो तो वहां से पढ़ लेना, सुन रहे हो। नेक्स्ट, गोल्डन की पॉइंट नीचे से ऊपर आएंगे अपन, है ना। लास्ट पॉइंट से शुरू करो, मार्क करो उसको। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बार बार यूज कौन करते थे, डार्विन, मगर इनिशियली दिया किसने था, हर्बर्ट स्पेंसर। तो मार्क कर लो, द ओरिजिनल आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन ने या तो परमिशन ली होगी या तो। सेकंड लास्ट पे आओ नीचे से, आपको पता है ह्यूगो डेविस के हिसाब से म्यूटेशन कैसी होती है, जर्की एंड डिसकंटिन्यूस, याद है ऐसे ऐसे ऐसे। नीचे से थर्ड लास्ट पे आओ, होमोलॉगी और ब्रांचिंग डिसेंट, बताओ एक ही बात है, इंग्लिश में मत जाओ, याद करो। ब्रांचिंग डिसेंट कॉमन पॉइंट से ऐसे जाता है, कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है,
और होमोलॉगी भी कॉमन एंसेस्ट्री को शो करती है। बढ़े आगे, रिवर्स से ऊपर चल रहे हैं अपन। अगले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ब्लू वाले को। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब लिखो, सोचो क्या होगा, आज ही पढ़ा है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये समरी का पॉइंट है एनसीईआरटी की। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अब खुद को समझाओ इसका मतलब, सिंपल है इसका मतलब। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक्सेंचुएट मतलब बढ़ाना द वेरिएशंस लीडिंग टू अपीयरेंस ऑफ न्यू स्पीशीज एंड हेंस इवोल्यूशन। वही तो बात है, इधर देखो यहां मैंने लिखा था आइसोलेशन, याद है, और वेरिएशन, इनकी वजह से स्पीशीज बनेगा और उसी से इवोल्यूशन होगा। बताओ सही बात है। आपको पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेरिएशन। तो एक बार सब कुछ छोड़ के समझो सामान्य नगर की तरह। या तो आइसोलेशन की वजह से वेरिएशन यानी स्पीशीज बन सकती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी स्पीशीज बन सकते हैं, तो दोनों मिलके स्पीशीज बनाएगी और स्पीशीज बनेगी तो इवोल्यूशन होगा। सिंपल, सोच के बताओ, ये बात समझ में आई? पक्का? अब आते हैं मेन पॉइंट। तो ऊपर से सेकंड पॉइंट मार्क करो, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। ये याद कर लेना भाई, इवोल्यूशन किसका होता है? पॉपुलेशन। पहला पॉइंट है खेल तो पूरा भाई, उबासी छोड़ पढ़। पहला पॉइंट मार्क करो, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एन, उसमें एरो बनाओ, सामने खाली जगह में लेके जाओ। और यहाँ में पता है क्या लिखवा रहा हूँ? इकोलॉजी की एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, फिर तुम मुझे बताना दोनों सेम बात है या कॉन्ट्राडिक्टरी है। लिखो, फर्स्ट पॉइंट के साथ लिखना, लिखिए नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स at population level. Natural selection operates at population level. सोचो अब दोनों पॉइंट सेम है या ऑपोजिट है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये पता हरकतें कब होती है? जब मैं बताना भूल जाऊं और तुम सीधे इकोलॉजी बोलो, हमारे सर ने तो ये बताया था। आप क्या बता रहे हो? मैंने भी यही बताया। देखो इधर, तुम्हें खरीदना है मोबाइल, तुम दुकान पे गए, भैया मोबाइल दिखाओ, बोल लो, बोलो और दिखाओ, नहीं यही है, तो ये सिलेक्शन थोड़ी हुआ है। तो थोपना वो लेना है तो लो, तो मत लो, है ना? सुन रहे हो? पेरेंट फोन दिला रहे हैं, वो ये मिलेगा और नीचे वो मत लो, है ना? नहीं, हम आता ही है। ये बताओ, अगर आपको सिलेक्शन करना है तो एक पॉपुलेशन तो होनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए कुछ वैरायटी तो होनी चाहिए। तो इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट पॉपुलेशन लेवल, ऑपरेट्स एट, मगर फाइनल सिलेक्शन किसका होगा? इंडिविजुअल। ये तो बात समझ में आई? तो पॉपुलेशन लेवल पे ऑपरेट होगा, सेलेक्ट होगा तो इंडिविजुअल होगा। तो बात सही है, दोनों बात एक ही बात है ना? ये तो क्लियर है? बिगिनर बॉक्स लगाओ। चलो, दिमाग का प्रयोग करना थोड़ा सा, इसके क्वेश्चन सिंपल नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इसके। और ये थर्ड चैप्टर समाप्त है अपना, है ना? कर ले बिगनर बॉक्स, तेरे से पूछूंगा सारे। कर लिया? 7 समझा? पता नहीं कैसे तो रट लिया तुम तो यार। समझा तो? कौन सा वेरिएशन? सोच, सही बोल रहा है तू, कौन सा वेरिएशन होगा? अपने में 2 की जगह 3 हाथ रह गए या एक ही रह गया? सही जाते जाते गलत क्यों जा रहा है? हाँ भाई, सॉल्व किया। वो याद रखना, एवोल्यूशन में प्रायोरिटी कंपटीशन को दोगे या वेरिएशन को दोगे? याद है ना? हाँ भाई, डन है क्या? 7th में डाउट आ सकता है भाई, मैं समझाता हूँ, सुनो। स्टार फिश में कितनी आर्म होती है? नॉर्मली कितनी होती है? पेंटा रेडियल सिमेट्री सुना है क्या? 5 की जगह कितनी हो गई? 6। अब तुम्हें पता है ऐसी हरकतें जब भी होती है म्यूटेशन करवाता है, और म्यूटेशन दे नहीं रखा तो म्यूटेशन किसका एग्जाम्पल है? वेरिएशन। तो आंसर मैं म्यूटेशन सुनना चाह रहा था तेरे से ना। अरे समझ में आया? बाकी तो सीधे सीधे हैं, और किसी में डाउट तो नहीं होना चाहिए। सेकंड हुआ सॉल्व, सेकंड अभी टिक किया था, हर्बर्ट स्पेंसर, याद है? चलो भाई, अपने पास 3-4 मिनट बचे। एक्सरसाइज 1 पे हो, एक्सरसाइज नंबर 1, जल्दी से आओ।
क्वेश्चन नंबर 2। भाई जो भी कठिन क्वेश्चन है मैं क्लास में करवाऊंगा, घबराना नहीं, अपने पास बहुत टाइम है। अपना टॉपिक एक लेक्चर का है, अपन ने 2 बचा रखे हैं। अब इसका आंसर तो है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एक बार समझ लो भाई, पेज नंबर कौन सा बोल रहा हूँ, 128, ठीक है ना भाई? इधर देखो, 4-5 मिनट सुन लो। हर बुक के अंदर, ये एग्जाम में किसी में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि हर बुक में है मगर आंसर अलग है। कई कई बुक में इसका आंसर है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, मगर हमने पता क्या किया, हमने थोड़ा एनसीईआरटी फॉलो किया। एनसीईआरटी में याद करो, इवोल्यूशन का जो डायरेक्शन है उसमें प्रोटीन और साथ में आरएनए बना रखा है। आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन तो है ही। तो हमने इंपॉर्टेंस के बेसिस पे जवाब दे दिया इसका ना। अरे सुनाई दे रहा है? एक बार फोर्थ कंफर्म करो, मैं बता चुका हूँ वैसे तो। स्वान नेक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्वान नेक था, ये यीस्ट था। स्वान नेक ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना तो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता था। यीस्ट के बिना हो सकता था कि नॉन लिविंग से नहीं आया, तो बेटर आंसर इज 4। सही बात है। नेक्स्ट पे आइए बच्चों। एक मिनट ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ, एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से हट चुका है, मैं आपसे पूछता हूँ, सब मिलके जवाब देना। पूरा सुनना पहले तो, नहीं तो ब्रेक में पढ़ाऊंगा। बोलूँ मैं? और कोई नहीं बता पाएगा तो ये तो है ही ना। A scientist kept 69 generations of Drosophila in darkness. Even after that, the flies had normal eyes. This disproves the law of. वो दे ही नहीं रखा था ऑप्शन में। पहला है सिंथेटिक थ्योरी, सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन, थर्ड है जम्पलास थ्योरी, फोर्थ है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड। क्योंकि ये किसका था? लेमार्क। तो ये है नहीं तो छोड़ना इसको ना। अब मैं जो भी क्वेश्चन नंबर बोलूँ वो करते जाओ बस, है ना बच्चों? सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए 72। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन। याद है क्या? नेक्स्ट सॉल्व करो, आंसर कोई नहीं बोलेगा, खुद करें। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज? ज्योग्राफिकल या रिप्रोडक्टिव? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। याद है? नेक्स्ट देखो, किसी को जीन पूल याद है? हमने पॉपुलेशन लेवल पे पढ़ा था या स्पीशीज लेवल पे? देखो एक बार, जीन पूल इज, सेकंड देखो, different genes of all individuals of a species found in an area. अब नेक्स्ट कीजिए, आंसर नहीं बोलना है। Which of the following evidences does not favor the Lamarckian concept? पहले मुझे बताओ, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड कर रहा है, फोर्थ कर रहा है, फोर्थ कर रहा है, ये क्या है? यस बोल रहा है, नो बोल रहा है? कर रहा है फॉलो भाई। मैंने एक दिन क्लास में बताया था, किसी केव एनिमल में मेलानिन नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है। थर्ड नहीं कर रहा क्योंकि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट इंपॉर्टेंट, काटना नहीं है, वो गलती से बचा रह गया है, पहले पढ़ते थे। डॉब्जिन्स्की, इन्होंने नियो डार्विनिज्म दिया था, सुना है? अरे नियो डार्विनिज्म तो सुना है? तो इन्होंने कोई किताब भी छापी होगी, तो दे रखा है तो पढ़ा रहने दो उसको, छेड़ो मत, है ना। उससे अगले वाले में देखो, मैच द कॉलम में मुझे बताओ ये फॉक्स क्यों लिखा है? सिडनी फॉक्स। याद है, इन्होंने बनाया था प्रोटोबायंट, याद है? तो प्रोटोबायोसिस है इसका। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जिसमें तुम अटक सकते हो भाई, है ना। बड़े आगे। नेक्स्ट देखो 79, some bacteria are able to grow in streptomycin containing medium due to natural selection. सेकंड क्यों नहीं होगा? इंड्यूस मतलब होता है करवाना, वो तो अपने आप हुआ था, तो इंड्यूस म्यूटेशन नहीं होगा। सुन रहे हो क्या? वो तो प्री एडेप्टिव था, वो हमने थोड़ी करवाया था, वो तो अपने आप हुआ था ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 80, which of the following is important for speciation? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तुमसे हो रहेंगे सॉल्व? उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं भाई। देखो अब क्या होगा, बेल बज भी जाए तो मुझे 2 मिनट का टाइम देना बस। वैसे तो टाइम हो गया है, हो गया ना? 2 मिनट, 2 मिनट पढ़ा दो। सारे ऑप्शन सही होंगे, आपको ज्यादा सही बताना होगा, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आज नहीं करेंगे इसको, नहीं तो अटक जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाना, यहाँ तक कर लिया था, याद दिला दोगे? ओके, उसमें क्योंकि सारे सही है, ज्यादा सही करना है हमने, है ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा। 29 जो क्वेश्चन है मुझे LN+ पे भेज देना, इसके अलावा कोई और था।